आज खास मुलाकात में हमारे खास मेहमान हैं जमीयत उलमा हिंद के सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी साहब। मौलाना, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि इस समय जो देश में लगता है कि एक माहौल बनाया जा रहा है कि मुस्लिम समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं और उसकी रिफॉर्म की ज़रूरत है, और रिफॉर्म की बात वो लोग कर रहे हैं जो लोग कि कल तक इस समाज को ठीक से एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। तो आखिर इसके पीछे क्या कारण है? और शुरुआत करेंगे तलाक से, जो प्रस्तावित कानून बनने जा रहा है देश में 3 तलाक को लेके। तो इसके बारे में सबसे पहले आप किस रूप में इसको देख रहे हैं, कितना जरूरी आप मानते हैं इस तरह के सुधार को, इस तरह के कानून को? ये इशू खड़ा किया गया है या खड़ा हुआ है जेंडर जस्टिस के नाम पर। तो जेंडर जस्टिस की जब बात करेंगे तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि तलाक और जिस फॉर्म में तलाक देना गलत है उस फॉर्म में तलाक देने के इंसिडेंट्स की परसेंटेज क्या है, वॉल्यूम क्या है, नंबर क्या है। क्योंकि कानून सरकार को दखल देने की ज़रूरत उन्हीं चीज़ों में पड़ती है जो चीज़ें बहुत ज़्यादा हो चुकी हों, हद से गुज़र जाए। हम ये देखते हैं कि अदर कम्युनिटीज़ के मुकाबले में किसी भी तरह के तलाक का रेशियो मुस्लिम्स में कम है। एक आंकड़ा आया था 2011 का सेंसस का, उसके मुताबिक करीब 68% जो डिवोर्स या तलाक या सेपरेशन की जो वारदातें हैं वो हिंदू कम्युनिटी में है, और हिंदू कम्युनिटी के मुकाबले जो मुस्लिम कम्युनिटी है उस आंकड़े के मुताबिक 2011 के मुताबिक मुस्लिम समाज में इस तरह के वारदातों की जो फीसद है, जो संख्या है, वो 23% है। तो इसका मतलब तो साफ है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एजेंडा ज़्यादा है, सोशल रिफॉर्म जी। इसके बावजूद हम कहते हैं 1% भी नहीं होना चाहिए। तो कोई बुरी चीज़ तो बुरी चीज़ होती है। तो किसी कम्युनिटी का 68% है, किसी कम्युनिटी का 23% है। तो उसकी वजह से हम ये कहने लगे कि नहीं, ये कम्युनिटी बेहतर है जो 23% पर है। ये भी ठीक नहीं है। मैं एक रीजनेबल बात पर रहना चाहता हूँ, वो ये है कि ज़रूरत है रिफॉर्म की, ज़रूरत है सोशल रिफॉर्म की, न कि लीगल रिफॉर्म की, और इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अब आ जाते हैं उस पर जो आप कह रहे हैं बार बार जिस बात को, वो ये है कि सरकार ने क्यों किया है इसे। तो मेरा ये इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप देखेंगे, पूरे इंसिडेंट को अगर देखेंगे शुरू से, तो बात मुसलमानों के एजुकेशन की नहीं हो रही है। हमसे तो बात करते हैं कि तुम मुसलमानों को रिलीजियस एजुकेशन देना बंद करो, लेकिन खुद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुसलमानों को जनरल एजुकेशन देने की, उस हवाले से कोई बात नहीं करते, कोई काम नहीं करते, कोई ठोस कार्यक्रम नहीं बनाया अभी तक पिछले 3 सालों में। और इससे पिछली सरकारों का भी यही हाल था इस बारे में। नया कुछ नहीं, कोई बदलाव नहीं है इस पॉलिसी को लेके कि भाई मुसलमानों की अगर बिछड़े हुए हैं और आपको उनके एजुकेशन की चिंता है, मेन स्ट्रीम में लाने की बात करते हैं मुसलमान। मेन स्ट्रीम में कैसे आएगा? एजुकेट होगा तो मेन स्ट्रीम में आएगा। अब ऐसे में ये कानून ला करके टेग लगाना चाहते हैं, और तो लगा ले, बदलाव तो कुछ नहीं आएगा। बदलाव लाने के लिए हम लोगों की जिम्मेदारी है जो हमें पूरी करनी चाहिए। जो हमारा फेलियर है, ये हमारा फेलियर है कि हम मुसलमानों को ये समझाने में नाकाम हुए। जितने % भी लोग हों, थोड़े ही हैं वो, तो ज़्यादा लोगों को तो हमने ही रोका हुआ है। हमारे ही इंस्टीट्यूशंस ने, मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स ने बार बार। लेकिन जो भी हो रहा है उसके लिए जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही आती है, कम्युनिटी के ऊपर आती है, और कम्युनिटी के जिम्मेदार जो काम करने वाले लोग हैं, वर्कर्स हैं, उनके ऊपर आती है कि भाई आप ये 23% क्यों हो रहा है। अच्छा, उसमें भी सेपरेशन का जो एक रीजनेबल तरीका है,
सेपरेशन हमेशा आसान होना चाहिए। अभी आपने जो बात कही है इसमें दो तरह के सवाल बनते हैं। पहला सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि आप भी मान रहे हैं कि कौम के जो मजहबी रहनुमा थे या नेता हैं वे लोग इस अपने जिम्मेदारी को निभाने में फेल रहे हैं, चाहे 23% ही। इसको इस तरह न देखा जाए, नहीं, इसको इस तरह देखा जाए कि कामयाब है 68%, इस समाज में 68% है, वो 23% पे लाएं। मुझे ये मानना पड़ेगा कि ये 23% क्या 1% भी नहीं होना चाहिए। वो बुरी चीज है, वो हराम है, वो गुनाह है, वो सिंफुल है, जिसको कुछ कुछ लोग गुस्से में आकर कर बैठते हैं, वो बिल्कुल सिंफुल है। इसमें जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या बाकी और जो फिरकों के नेता हैं उनकी भी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती थी कि वे इस तरह का जो एक मिसकॉन्सेप्शन बनता जा रहा है पूरे देश में और दुनिया में कि भारत के मुसलमान बड़े परेशान हैं, ख़ास तौर से भारत के मुसलमानों की महिलाएं बड़ी परेशान हैं ट्रिपल तलाक को लेके। देखिए, ये तो एक प्लांटेड एफर्ट, एक कंटिन्यूस मैनेज्ड एफर्ट है कि किस तरह इस्लाम को और मुसलमानों को, एक तरफ ये कहते हैं भारत का मुसलमान पूरी दुनिया में के दूसरे मुसलमानों से डिफरेंट है, एक तरफ पीठ थपथपाते हैं, अपनी थपथपाते हैं बजाय हमारी थपथपाने के, अपनी थपथपाते हैं कि भारत का मुसलमान जो है वो कभी गलत काम नहीं कर सकता, टेररिज्म में नहीं जा सकता, एक्सट्रीमिज्म में नहीं जा सकता। तो एक तरफ ये बात करते हैं, दूसरी तरफ ये बात करते हैं कि भारत के मुसलमान महिलाएं जो हैं वो एक ख़ास प्रॉब्लम में पड़ी हुई हैं, वरना दुनिया भर के मुसलमान मुल्कों ने तो ऐसा कहला है। भाई, दुनिया के भर के मुसलमान मुल्कों ने वैसा भी तो बहुत सारा कुछ गलत सलत काम किया है, तो आप उनका एग्जाम्पल इस चीज़ में दे रहे हो और उस चीज़ में देते नहीं हो। तो ये डबल स्टैंडर्ड है, बात करने का बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड है। और ये जितनी एफर्ट है ये सोशल रिफॉर्म के लिए नहीं है, ये अपने पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए है, पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए है। अगर ये ईमानदारी से मुसलमानों के भले के लिए, मुसलमान औरतों, मुसलमान बच्चों, मुसलमानों की अगली जनरेशंस के भले के लिए, मुसलमान बुजुर्गों के भले के लिए, बूढ़ों के भले के लिए कुछ काम करने को बात करें तो फिर इनको हम सर पे बिठाएंगे, हमारा कोई झगड़ा नहीं है इनसे। थोड़ा आगे ले जाते हैं इस चर्चा को। और क्या इसके पीछे ये भी एजेंडा है कि पहले अगर ट्रिपल तलाक के मामले में कानून बन जाता है और उसमें वो कामयाब हो जाते हैं, जिसकी की संभावना ज़्यादा दिख रही है मेजॉरिटी के दम पर, मेजॉरिटी के ताकत से, तो अगला स्टेप उनका यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना होगा देश में? आपको लग रहा है इस तरह की कोई अंदेशा? या यूनिफॉर्म सिविल कोड आने की बात से हमें कोई डर नहीं है, मुझे कोई उस पर प्रॉब्लम नहीं है। मेरा कहना यह है, इसके ऊपर आप एक कोई मसौदा लाइए, कोई ड्राफ्ट लाइए और डिबेट कराइए मुल्क में उसके ऊपर। ट्रिपल तलाक के बारे में भी यही कहता हूं मैं कि इस वक्त ये एक्ट बना रहे हैं तो सोसाइटी को इन्वॉल्व किए बगैर अचानक रातों रात आप एक्ट बना लेंगे, इससे सोसाइटी का फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता जो नन इशू है उसको इशू बना दिया और जो इशू है वो पीछे चला गया। इशू तो बेरोज़गारी है, इशू तो करप्शन है, इशू तो महंगाई है, उस पर बात होनी है ना। मोटी मोटी सी बात है कि हमारे और आपके ट्रिपल तलाक पर बहस करना उनके एजेंडे को पूरा कर रहा है। उनका एजेंडा यह है कि महंगाई की बात ना हो। भैया, महंगाई की बात करो ना कि 2013 में क्या रेट चल रहा था चीज़ों का और आज क्या रेट चल रहा है चीज़ों का, उसकी बात करें ना। टेररिज्म की बात करें ना, पहले कितने हमले हो रहे थे, आज कितने हमले हो रहे हैं। पहले कितने हमारे सिपाही हर साल मारे जाते थे, जवान हमारे सरहदों पर, अब इनके सालों में कितने मारे गए हैं हमारे जवान, शहीद हुए। इस पर बात करें ना। इस पर बात नहीं होगी, इसलिए नहीं होगी कि वो उनके एजेंडे, उनका एजेंडा तो ये है कि ट्रिपल तलाक पर बहस हो। भैया, ट्रिपल तलाक पर बना लीजिए कानून, मैं खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बनाइए आप। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इतना बड़ा संगठन है, एपेक्स बॉडी है, माना जाता है कि उस पर सबको भरोसा है अपने मुस्लिम समाज के लोगों का। उनकी तरफ से भी आप अगर रेजोल्यूशन आता है तो देखिए उसमें अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन रहता है लेकिन बहुत नीचे रहता है एजेंडा में।
उनके भी एजेंडा में टॉप पर तो इसी तरह के जज्बाती चीजें रहती हैं कि जो इशू आपने खड़ा किया है वो उसको डिफेंड करने के लिए खड़े हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ट्रैप में आते हैं सभी लोग, हम सब लोग ट्रैप में ही आ जाते हैं ना। आप भी ट्रैप में ही हैं, आप कौन सा अपनी मर्जी से खुशी से कर रहे हैं उनके एजेंडे को पूरा, बस वो ट्रैप है कि भाई अब ये कर दिया तो अब इसके मुसलमान ये हंगामा करेंगे, मुसलमानों के ऊपर ये अत्याचार हो रहा है, ये अन्याय हो रहा है। वो औरतों के ऊपर अन्याय की बात करते हैं, हम सारे मुसलमानों पर अन्याय की बात करते हैं, बस उसी में ओरिजिनल इश्यूज चले जाते हैं। लोगों को लगेगा कि अच्छा कुछ किया हो या ना किया हो, इनकी नाक तो बंद करी है तो इसका मतलब तो ये है कि जो अपने आरएसएस के इंद्रेश कुमार जी हैं वो अकेले भारी पड़ रहे हैं, हम सभी इस तरह के तमाम ऑफ कोर्स मेन मुद्दे से लोगों को हटा दिया गया है, उसके ऊपर बात नहीं हो रही है। आसाम में भी घुसपैठ का मुद्दा इनका बहुत पुराना एजेंडा था। अब जो उन्होंने रजिस्टर पब्लिक किया है, नेशनल सिटीजन रजिस्टर, उस पर आपको कुछ कहना है? मैं टोटल डिनायल मोड में नहीं जाना चाहता हूं कि मैं ये कहूं कि वहाँ कोई बांग्लादेशी नहीं है। हमारी जमीयत उलमा हिंद की 1992 से 1992 से ये डिमांड है कि नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर बनाया जाए और इसको क्विक कंप्लीट किया जाए, जल्दी से किया जाए। क्यों? हम दो तरह की प्रॉब्लम से गुजरते हैं। आम आसामी आदमी सिर्फ एक प्रॉब्लम है उसको कि बाहर से लोग आ गए हैं, आकर के उन्होंने उनका हक छीन लिया है या हक में हिस्सेदार बन गए। एक एडिशनल नुकसान हमारा हो रहा है वहाँ पर, वो ये हो रहा है कि हम सिटीजन होने के बावजूद, क्योंकि हम मुसलमान हैं और बाई चांस दावे के मुताबिक आने वाले लोग भी मुसलमान ही हैं, तो हमें भी शक की निगाह से देखा जाता है सिटीजन होने के बावजूद। तो हम डबल नुकसान में रहते हैं हमेशा। तो हम कहते हैं इसको जल्दी से कंप्लीट करो ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अभी रिसेंटली चंद रोज पहले इस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कह लें, फर्स्ट ड्राफ्ट बोलना चाहिए, वो लोग इसी यही बोलते हैं, 31 दिसंबर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लगातार दबाव और फाइनल फैसले के बाद कि नहीं जितना हुआ इतना तो तुम इसको डिक्लेयर करो, तो ये मजबूरन ये फर्स्ट फेज लेकर के आए हैं। तो मुझे ऐसा बताया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी और स्टेट की तरफ से भी कि ये इशू झगड़े का नहीं है और हम बिल्कुल लाना नहीं चाहते थे। ये तो फैक्ट है, कोर्ट में वो कहते रहे हैं कि भाई हमारा तैयार नहीं है तो आप क्यों ला रहे हैं। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के जिद, लेकिन इसको जिद में बुरे मानों में नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं अच्छा ही समझता हूँ कि कम से कम अब तेज़ी तो आएगी काम में। तो मैं समझता हूँ कि अगर ईमानदारी से आगे काम किया जाएगा तो बाकी लोगों को भी ये मानने कि इसके आने का ये मतलब नहीं कि बाकी लोग फॉरेनर हो गए सब। जो मुझे समझाया गया है, जो मुझे बताया गया है, डिफरेंट पेपर्स को सामने रखकर, डिफरेंट चीज़ों को सामने रखकर, गवर्नमेंट की पॉलिसी को, एनआरसी बनाए जाने की पॉलिसी को लेकर, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको देखें आगे क्या होता है। तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि जो मौजूदा सत्तारूढ़ दल है वह इस तरह के जज्बाती मुद्दों को खाली जिंदा रखना चाहता है, उसका समाधान नहीं चाहता था? और जो आसाम में अभी जो रजिस्टर लाने की बात हुई है, सार्वजनिक करने की, तो उसके पीछे भी सुप्रीम कोर्ट का दबाव था, नहीं तो इसको ही जिंदा रखते और फिर एक चुनाव और इसी पर लड़ते। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये बहुत सीरियस इशू है, आसाम का जो इशू है, और काफ़ी आसाम के लोगों का के लिए बहुत सेंसिटिव भी है, तो हमें इस पर कोई भी तबसरा एहतियात से करना चाहिए। ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें पॉलिटिक्स की वजह से ज़रूर होती हैं, लेकिन ये कि हम इसमें ये उम्मीद करते हैं कि इस मामले में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो इस इशू को लेकर पॉलिटिक्स नहीं करें तो बेहतर होगा। अच्छे तरीके से इसको निपटाना चाहिए, वरना ये मुल्क के माहौल को, पूरे मुल्क का माहौल इससे अफेक्ट होने का ख़तरा होगा। तो मौलाना, और हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो सियासी लोग हैं किस तरह से जज्बाती मुद्दों को जिंदा रखते हैं। अभी एक और फिर नए सिरे से बड़ा ज़ोर शोर से चर्चा हो रही है मंदिर बनाने की, कि अयोध्या में राम का मंदिर बनेगा,
राम का मंदिर बने, इस पर हमने तो आज तक नहीं देखा कि किसी ने सार्वजनिक तौर पर उसका विरोध किया हो किसी भी समाज और मजहब की तरफ से। लेकिन फिर अब चूंकि 2019 का चुनाव नज़दीक है और जैसा कि आपका भी मानना है और एक तरह से आपका कन्विक्शन है कि सरकार जिन वायदों को करके आई थी सत्ता में आज से 4 साल पहले, ज़्यादातर वे वादे आज भी अधूरे हैं, पूरे नहीं हुए हैं। तो शायद इसीलिए फिर इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं और उखाड़े जा रहे हैं, जो एक तरह से जो दफन हो चुके थे। उसमें एक बात बार बार आती है कि मुस्लिम समाज मंदिर की ज़मीन देने को तैयार है, जो बाबरी मस्जिद की ज़मीन थी, बशर्ते उसको ये गारंटी कोई दे दे कि काशी और मथुरा का जो मुद्दा है वो नहीं उठाया जाएगा। क्या इसमें कोई सच्चाई है इस तरह की? मैं सार्वजनिक तौर पर इस मुद्दे पर कुछ भी कभी नहीं बोला हूँ। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि मुसलमान होने की हैसियत से जैसे ईश्वर को एक मानना हमारा कर्तव्य है। अगर हम ईश्वर को एक नहीं मानेंगे तो हम मुसलमान नहीं रहेंगे। तकरीबन इसी तरह से श्री रामचंद्र जी हों, श्री कृष्ण जी हों, इन सब लोगों का सम्मान करना, और जिस तरह से हमें अपने किसी बड़े की बुराई करना हमारे लिए गुनाह है, हराम है। इकबाल ने उनको इमाम हिंद कहा, तो वो जो उन्होंने कहा वो सिर्फ शायरी नहीं थी, बल्कि एक सोच है जो हमें इस्लाम ने दी है। वो सोच ये है कि हम अपने बड़ों की इज्जत करेंगे, उतनी करना पड़ेगा हमको, उनके हम तौहीन नहीं कर सकते, हमें बर्दाश्त भी नहीं करनी चाहिए, हमें लड़ना चाहिए ऐसे लोगों से। ये सब चीज़ों के साथ साथ ये क्योंकि एक झगड़े का इशू बन गया, तो मैं इस मामले में अदालत से बाहर पब्लिक के बीच में मेरी हैसियत भी नहीं है और मेरा ये सब्जेक्ट भी नहीं है। तो मैं इस पर जो आपका एकदम स्पेसिफिक क्वेश्चन है उसका जवाब मेरे पास है नहीं, दूंगा कैसे। मौलाना, टेररिज्म के बारे में आपकी बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट राय रही है और आप शुरू से इसकी मुखालफत करते रहे हैं टेररिज्म की, चाहे किसी भी फॉर्म में हो। आज जो कुछ हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इसके पीछे आप महज इसको एक टेररिज्म से जोड़ के देख रहे हैं, या दोनों मुल्कों की जो सरकारों की क्रेडिबिलिटी जा रही है अपने अपने मुल्कों में, उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए दोनों मुल्कों की सरकारें बॉर्डर पर इस तरह के टेंशन को बढ़ावा दे रहे हैं? जो आप कह रहे हैं वो भी किसी हद तक सही हो सकता है, लेकिन ये पुराना झगड़ा है। एक तो क्रिएशन हुआ, उस क्रिएशन ने कितना बड़ा नुकसान किया था इंसानियत का, मिलियन मिलियन लोग मारे गए। आप ये कहेंगे कि वो पुरानी बात है, लेकिन पुरानी बात से सिलसिला जुड़ा हुआ है। मैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों से कहता हूँ कि भाई आप 1971 क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, इसके ज़ख्म को भूल जाइए। नहीं भूल सकते आप, तो अपने उन जुल्मों को याद कर लीजिए जो आपने वहाँ किए थे, आपकी फ़ौज ने वहाँ किए थे। दुश्मनों के साथ ऐसा नहीं किया जाता, जिनको आप अपना कहते थे उन अपनों के साथ आपने किया। मैं ये भी मान सकता हूँ कि हाँ, इंडिया ने कुछ ज़्यादा कर लिया होगा, जो आप लोग अपने किस्से कहानियों में लिखते हैं पाकिस्तान के लोग, लेकिन अब कब तक चाटते रहोगे उस जख्म को? भर जाने दो। दुनिया बहुत वसी है। पाकिस्तान को मैं ये कहता हूं और मैं ये समझता हूं कि इंडिया की मेजॉरिटी से ज़्यादा लोग इस बात पर है कि स्ट्रॉन्ग, स्टेबल एंड पीसफुल पाकिस्तान जितना पाकिस्तानियों के लिए ज़रूरी है, उससे ज़्यादा इंडिया और इंडियंस के लिए ज़रूरी है। तो पाकिस्तान की तरक्की से इंडिया का कोई नुकसान नहीं है। इंडिया ये बिलीव करता है और करना चाहिए। अगर कोई नहीं करता तो उसे समझना चाहिए। अटल जी ने कही थी एक बात, वो मुझे पसंद है, भाई दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदले जा सकता। वो हमारा पड़ोसी है, हमारे पड़ोस में बैठा है। तो ऑफ कोर्स पुराने इश्यूज को भूलकर
नई शुरुआत करनी चाहिए, अपनी अगली जनरेशन्स के मुकद्दर में झगड़े छोड़ के नहीं जाना चाहिए। और ये दोनों लोगों को समझना है, दोनों मुल्कों को समझना है। मैं ये नहीं कहूँ इंडिया ने बहुत एफर्ट की, लेकिन इंडिया ने कुछ कम एफर्ट नहीं की है। जिस चीज़ के लिए इनको इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये बिना उसके अचानक चले गए पाकिस्तान, तो ये इसको बुराई के तौर पर पेश करती है अपोजिशन, लेकिन मैं इसको एक सिंसियर एफर्ट के तौर पर भी देखता हूँ कि भाई हम एक हैं, और हम एक हों तो हमारे दोनों मुल्कों का इसमें फ़ायदा है। इंडिया का भी फ़ायदा है और पाकिस्तान का भी फ़ायदा है कि हम अपने डिफेंस के ऊपर से थोड़ा सा हमारा प्रेशर कम होगा। हालांकि ज़्यादा कम नहीं होगा क्योंकि चीन बैठा है मेरे पड़ोस में, वो मोस्टर है रियल में, लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ तो प्रेशर कम होगा। बांग्लादेश से इंडिया ने दोस्ती की है, कर रखी है, उससे फ़ायदा है इंडिया को। पाकिस्तान से भी अगर हालात बेहतर हो जाएंगे तो इंडिया का फ़ायदा होगा, लेकिन ये ताली एक हाथ से नहीं बच सकती, दोनों हाथ से बजेगी। अब वो भूलते नहीं हैं उस जख्म को और उसे कुरेद के ज़िंदा रखते हैं। 70 भैया तुम उसको याद तो करो, मौलाना आज़ाद ने तो उसी वक्त कहा था, बीच में समुंदर में है, इतना सारा डिफरेंस है ज़बान का, कल्चर का, कैसे एक रखोगे ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान को, उसी वक्त कहा था। अब आपकी समझ में नहीं आया, आपने ले लिया तो अब उसको बाकी नहीं रख पाए, तो उसके लिए इंडिया को आप क्यों कसूरवार करार दे रहे हैं? अपने एटीट्यूड को देखिए, आप उसको पीछे वापस जाइए। वही गलती जो उस वक्त आप बांग्लादेश के साथ कर रहे थे, बांग्लादेश बनाने से पहले, उसी गलती को इंडिया के साथ दोहराए जा रहे हैं, नफरत की गलती। तो प्लीज़ आप नफरत छोड़ दीजिए। आइए, जो जायज़ शिकायतें, वाजिब शिकायतें, उसमें इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। वाजिब शिकायत अगर कोई हो तो वो दोनों मुल्कों की भी कुछ वाजिब शिकायतें हो सकती हैं, इंडिया की भी वाजिब शिकायतें होंगी बहुत सारी, उनको हल किया जा सकेगा। खास मुलाकात में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए।